आज की कहानी किसी खुले जंग की नहीं है, लेकिन ये उस दुनिया की कहानी है जहां जंग का खतरा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पॉज पर है। यही इस दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। एस्केलेशन रुका हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ। तनाव मौजूद है, लेकिन हर ताकत अभी पूरा दरवाजा खोलने से बच रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। ईरान अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। सऊदी अरब टकराव से बचना चाहता है। यूएई अपने सारे रास्ते खुले रखना चाहता है और इजराइल खामोशी से क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। नाटो यूक्रेन के बोझ से दबा हुआ है और चीन इस पूरी बदलती हुई तस्वीर को गहरी नजर से देख रहा है। यानी दुनिया अब सीधी लकीर पर नहीं चल रही, ये अब कई परतों वाली दुनिया है, जहां हर मुल्क एक साथ दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी, और जरूरत पड़ने पर साझेदार भी। हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की माशियात की धड़कन है। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो सिर्फ खाड़ी नहीं कांपती, ग्लोबल मार्केट्स कांपती हैं, और हाल के दिनों में यही हुआ। तनाव बढ़ते ही ऑयल प्राइसेस में उछाल दिखाई दिया। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा होने लगा। कुछ कॉमर्शियल वेसल्स ने अल्टरनेट रूट्स पर विचार शुरू किया। और एनर्जी मार्केट्स में बेचैनी फैल गई। ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है। तेहरान समझता है कि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एडवांस बॉम्बर्स हैं, रीजनल बेसिस हैं, लेकिन ईरान के पास वो ज्योग्राफी है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स पर दबाव बना सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक लेवरेज है। और यही वजह है कि खाड़ी के मुल्क आज पहले जैसे नहीं सोच रहे। सऊदी अरब के लिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, सवाल ये भी है कि अगर टकराव बढ़ा तो कीमत कौन चुकाएगा। अगर ईरान जवाब देता है तो निशाना कौन बनेगा। अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो किसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले हिलेगी। और अगर जंग फैलती है तो किसकी जमीन, किसका आसमान और किसके बंदरगाह खतरे में आएंगे। यही वजह है कि रियाद अब हर अमेरिकी सैन्य योजना में बिना शर्त शामिल होने से बचता दिखाई देता है। ये दूरी अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, ये सर्वाइवल की सियासत है। ये नया सऊदी कैलकुलेशन है। साझेदारी रहेगी, लेकिन बिना सवाल के नहीं। सुरक्षा सहयोग रहेगा, लेकिन हर मोर्चे पर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट नहीं। इसी दरमियान अबू धाबी अपनी अलग चाल चल रहा है। यूएई ने कई मौकों पर ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लिया और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे के साथ तालमेल भी बनाए रखा। लेकिन दूसरी तरफ वो तेहरान से अपने चैनल्स भी बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि यूएई जानता है कि ईरान को पूरी तरह आइसोलेट करना आसान नहीं है। समंदर साझा है, व्यापारिक रास्ते साझा हैं, ऊर्जा सुरक्षा साझा है और रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा भी साझा है। इसीलिए अब गल्फ पॉलिटिक्स एक कैंप बनाम दूसरे कैंप की राजनीति नहीं रही और यहाँ मल्टी अलाइनमेंट का दौर है। अमेरिका से सिक्योरिटी पार्टनरशिप, चीन से व्यापार, ईरान से कंट्रोल्ड एंगेजमेंट और इजराइल से स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन।
यानी अब रिश्ते आइडियोलॉजी से कम इंटरेस्ट कैलकुलेशन से ज्यादा तय हो रहे हैं। खाड़ी की हुकूमतें अब सिर्फ एक सवाल नहीं देख रही कि अमेरिका क्या चाहता है, बल्कि वो ये भी देख रही हैं कि अगर कल अमेरिका की सियासत बदल जाए, अगर अमेरिकी तवज्जो एशिया की तरफ मुड़ जाए या अगर किसी नई जंग की कीमत बहुत भारी हो जाए, तो आखिर खाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। यही वजह है कि आज रियाद, अबू धाबी और दोहा एक साथ कई ताकतों से रिश्ते बना रहे हैं ताकि किसी एक ताकत पर पूरी निर्भरता का खतरा कम किया जा सके। यहाँ एक बेहद अहम बात समझनी होगी। आज के मिडिल ईस्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस ही स्ट्रैटेजी बन चुके हैं। यूएई इजराइल से नजदीकी रखता है, लेकिन ईरान से बातचीत भी बंद नहीं करता। सऊदी अरब अमेरिका का साझेदार है, लेकिन हर अमेरिकी टकराव में आगे नहीं आता। कतर अपने चैनल्स अलग रखता है। ओमान खामोश डिप्लोमेसी की जगह बनाए रखता है और तुर्की नाटो में रहकर भी अपनी अलग सियासी चाल चलता है। यानी अब पुराने सवाल काम नहीं करते। ये सवाल कि कौन किसका दोस्त है अब अधूरा सवाल है। असली सवाल ये है किस मुद्दे पर कौन किसके साथ है, कितनी देर के लिए और किस कीमत पर। यही नई दुनिया है। यहाँ रिश्ते स्थायी नहीं, मौके के हिसाब से बदलते हैं। यहाँ इशू बेस्ड कोएलिशन है। यही नया तवाजुन है और यही ग्लोबल रिकैलिब्रेशन है। इजराइल भी इस बदलते हुए मिडिल ईस्ट को गहराई से समझ रहा है। गाजा की जंग ने दुनिया भर में इजराइल की छवि पर दबाव डाला, लेकिन इसके बावजूद खाड़ी में पर्दे के पीछे चल रहा सुरक्षा तालमेल पूरी तरह रुका नहीं, क्योंकि कई गल्फ कैपिटल्स के लिए ईरान अब भी सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। और जहां ईरान सिक्योरिटी कंसर्न बनता है, वहां इजराइल कई देशों के लिए एक खामोश सुरक्षा साझेदार बन जाता है। ये रिश्ता हमेशा कैमरों के सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन रडार सिस्टम्स में, एयर डिफेंस डिस्कशंस में, साइबर कोऑर्डिनेशन में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में इसकी मौजूदगी महसूस होती है। यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विडंबना भी है कि जिन हुकूमतों की सड़कों पर गाजा को लेकर गुस्सा दिखाई देता है, उन्हीं इलाकों के बंद कमरों में ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी बातचीत भी चलती रहती है। यानी सियासत और सार्वजनिक चेहरा कुछ और है और सुरक्षा का असली हिसाब कुछ और। यही इस कहानी का सबसे नाजुक पहलू है। सार्वजनिक सियासत कुछ और कहती है, अंदरूनी सुरक्षा गणित कुछ और है। मंचों पर गाजा की बात होती है, बैठकों में ईरान की बात होती है, बयानबाजी में फलस्तीन आता है, लेकिन सुरक्षा तालमेल में ईरान का डर बैठा होता है। और यही मिडिल ईस्ट की नई पेचीदगी है। यहाँ कोई रिश्ता सीधा नहीं, कोई दूरी पूरी नहीं, कोई नजदीकी बेशर्त नहीं, हर चीज परतों में है। सऊदी अरब अमेरिका से दूर नहीं जा रहा, लेकिन अपने लिए जगह बना रहा है। यूएई ईरान का साथी नहीं बन रहा, लेकिन उससे बातचीत बंद भी नहीं कर रहा। इजराइल अलग थलग नहीं है, लेकिन खुली स्वीकृति भी हर जगह नहीं पा रहा है। और ईरान कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि अपने ज्योग्राफी और प्रेशर टूल्स के जरिए हर कैलकुलेशन में मौजूद है। यही वो जगह है जहां एस्केलेशन पॉज पर है। मिसाइल्स मौजूद हैं, फ्लीट्स मौजूद हैं, फाइटर जेट्स मौजूद हैं,
लेकिन हर ताकत जानती है कि एक बड़ी चूक पूरे इलाके को आग में धकेल सकती है। इसीलिए बयान सख्त है, तैयारियां जारी हैं, लेकिन हर राजधानी खुली जंग से भी डर रही है। और यही आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल एंजाइटी है। अमन दिखाई देता है, लेकिन भरोसा नहीं दिखाई देता। रेड सी भी इसी बदलती हुई दुनिया की कहानी बन चुका है। कुछ ड्रोन अटैक्स, कुछ शिपिंग डिस्ट्रप्शंस, कुछ रीरूटेड वेसल्स, और पूरी दुनिया को एहसास हो जाता है कि मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड कितना नाजुक हो चुका है। आज जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, जंग शिपिंग लेन्स पर होती है, पोर्ट्स पर होती है, एनर्जी कॉरिडोर्स पर होती है, इंश्योरेंस मार्केट्स पर होती है, और अल्टीमेटली आम आदमी की जेब पर होती है। जब यकीन कमजोर हो जाए तो दुनिया समझौतों से नहीं, कैलकुलेशन से चलती है। हर मुल्क पूछता है, मेरे लिए क्या सुरक्षित है, मेरे लिए क्या फायदेमंद है, और मेरे लिए किस हद तक जाना मुनासिब है। यही वजह है कि अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट कैंप की जगह टेम्पररी अलाइनमेंट ले रहा है। और ये बदलाव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं, ये नाटो तक जाता है, यूरोप तक जाता है, रशिया तक जाता है, चाइना तक जाता है, और इंडो पैसिफिक तक जाता है। क्योंकि वही पैटर्न हर जगह दिखाई देता है। पुराने ढांचे मौजूद हैं, लेकिन उन पर भरोसा कम हो रहा है। पुराने अलायंस मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर दबाव बढ़ रहा है। पुरानी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन नए खिलाड़ी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। यूरोप में यूक्रेन वार अब सिर्फ बैटलफील्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, वो पॉलिटिकल एग्जॉशन में बदलती जा रही है। नाटो अब भी यूनाइटेड दिखाई देता है, लेकिन भीतर सवाल बढ़ रहे हैं। कितनी मिलिट्री एड, कब तक, किस इकोनॉमिक कॉस्ट पर? यूरोप अब सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं लड़ रहा, वो इन्फ्लेशन, एनर्जी प्रेशर, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और सिक्योरिटी डिपेंडेंसी के सवालों से भी जूझ रहा है। और मॉस्को इसी फैटिग को ध्यान से देख रहा है। रशिया जानता है कि लंबी जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं जीती जाती, वो इकोनॉमीज में भी लड़ी जाती है, पार्लियामेंट्स में भी, एनर्जी पाइपलाइंस में भी, और पब्लिक पेशेंस में भी। और यही चाइना का किरदार बेहद अहम हो जाता है। बीजिंग इस पूरी तस्वीर को बहुत सर्द दिमाग से देख रहा है। वो जानता है कि अमेरिका इस वक्त कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, रेड सी, ताइवान, ट्रेड टेंशन्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये सब वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजिक अटेंशन को बांट रहा है। चाइना की स्ट्रैटेजी शोर मचाने वाली नहीं है, वो अक्सर खामोशी से जगह बनाता है। ट्रेड के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, पोर्ट्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के जरिए। मिडिल ईस्ट में भी यही हो रहा है। चाइना अमेरिका की तरह सिक्योरिटी गारंटर बनना नहीं चाहता, लेकिन वो नया रीजनल ऑर्डर बनाने में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। और गल्फ कंट्रीज भी यही चाहती हैं कि अमेरिका से रिश्ता रहे, लेकिन चाइना से दूरी ना बने। यानी दुनिया अब फिक्स्ड अलायंसेस की दुनिया नहीं रही। अमेरिका अब भी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। चाइना सबसे बड़ा इकोनॉमिक मैग्नेट बनता जा रहा है। रशियन डिस्ट्रप्शन स्ट्रैटेजी खेल रहा है।
ईरान रीजनल प्रेशर आर्किटेक्चर बना रहा है। गल्फ कंट्रीज इन सब के बीच बैलेंस बनाकर चलना चाहती हैं। ये साफ दुनिया नहीं है, ये लेयर्ड दुनिया है, जहां हर हैंडशेक के पीछे कैलकुलेशन है, हर पार्टनरशिप के पीछे डाउट है और हर खामोशी के पीछे एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। तो अब पूरी तस्वीर एक जगह आकर जुड़ती है। हॉर्मुज की खामोश बेचैनी, सऊदी अरब का एहतियाती रवैया, यूएई की दोहरी डिप्लोमेसी, ईरान की दबाव पैदा करने वाली ज्योग्राफी, इजराइल की खामोश रीजनल इंटीग्रेशन, नाटो की अंदरूनी थकान, रूस की लंबी बाजी और चीन अमेरिका का बढ़ता कंपटीशन। ये सब अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये उसी दुनिया की अलग अलग परतें हैं जहां एस्केलेशन रुका हुआ है लेकिन हल नहीं हुआ, जहां जंग टली हुई है लेकिन भरोसा वापस नहीं आया, जहां अलायंस बने हुए हैं लेकिन उनका मतलब बदल चुका है और जहां हर मुल्क हर दिन अपनी जगह फिर से तय कर रहा है। समंदर ऊपर से शांत दिखाई देता है लेकिन उसके नीचे दबाव बढ़ रहा है। राजधानियां मुस्कुरा रही हैं लेकिन वॉर रूम्स में बेचैनी गहरी है। बयान अमन की बात करते हैं लेकिन जंगी तैयारियां हर तरफ जारी है। दुनिया शायद खुली जंग से बचना चाहती है लेकिन कोई ताकत जंग की तैयारी छोड़ने को भी तैयार नहीं। और यही इस दौर की सबसे बड़ी बेचैनी है कि दुनिया पूरी तरह जंग में नहीं लेकिन पूरी तरह अमन में भी नहीं। आज दुनिया में कोई भी ताकत पूरी तरह अकेली नहीं लेकिन कोई रिश्ता पूरी तरह भरोसेमंद भी नहीं। हर मुल्क साझेदारी चाहता है लेकिन अपने लिए बच निकलने का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। और इसी वजह से आज की दुनिया में स्टेबिलिटी का मतलब बदल गया है। पहले स्टेबिलिटी का मतलब था जंग ना होना, अब स्टेबिलिटी का मतलब है रूट्स खुले रहें, ऑयल फ्लो चलता रहे, मार्केट्स ना घबराएं, अलायंस ना टूटे और कोई छोटा इंसिडेंट बड़े टकराव में ना बदल जाए। यानी अमन अब सिर्फ सरहदों पर नहीं मापा जाता, अमन अब सप्लाई चेन्स में भी मापा जाता है, ऑयल प्राइसेस में भी, शिपिंग लेन्स में भी और डिप्लोमेटिक चैनल्स में भी। शायद यही इस पूरे दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम एक ऐसे वक्त में खड़े हैं जहां पुराना निजाम पूरी तरह टूटा नहीं लेकिन वैसा भी नहीं रहा, जहां अमेरिका अब भी ताकतवर है लेकिन अकेला निर्णायक नहीं, जहां चाइना अभी खुलकर नेतृत्व नहीं ले रहा लेकिन खामोशी से जगह बना रहा है, जहां रशिया अलग थलग दिखता है लेकिन बेअसर नहीं, जहां ईरान दबाव में है लेकिन कमजोर नहीं और जहां गल्फ कंट्रीज अब सिर्फ किसी और की रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी जगह बना रही हैं। तो सवाल यही है, क्या ये दुनिया किसी बड़े जंग की तरफ जा रही है या सिर्फ एक नए तवाजुन की तलाश में है? क्या ये खामोशी अमन की है या अगले दौर की तैयारी की? जवाब अभी साफ नहीं लेकिन इशारे बहुत साफ हैं। दुनिया रुक नहीं रही, दुनिया बदल रही है और इसीलिए हम इस माहौल को कह रहे हैं बदलती वफादारियां और दुनिया का नया खेल।